नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं के कल के भाग में हमने बात की थी जालंधर के बारे में और 1947 से पहले जालंधर की क्या स्थिति थी, कौन कौन से तहसीलें या कस्बे जालंधर में शामिल थे, उन सब का जिक्र हुआ और विभाजन के समय जालंधर में क्या स्थितियां बनी इसका भी बड़े विस्तार से हमने जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे फिरोजपुर की। जालंधर डिवीजन का एक भाग था फिरोजपुर। इस जिले के कुछ क्षेत्र जिला लाहौर से मिलते थे। फिरोजपुर में लगभग 45% मुसलमान थे, मगर दो तहसीलें फिरोजपुर व जीरा तहसील मुस्लिम बहुल मानी जाती थी। उन्हें पहले पाकिस्तान में शामिल करने का प्रारूप बना, परंतु बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भारत में ही रखा गया। फिरोजपुर छावनी का शास्त्रागार इसके फलस्वरूप भारत में ही रह गया। फिरोजपुर शहर में 47% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन मुस्लिम लीग व कांग्रेस का बराबर का प्रभाव था। फिरोजपुर के बारे में उन दिनों प्राय यही धारणा रहती थी कि पाकिस्तान में चला जाएगा, मगर 17 अगस्त को रेडियो पर औपचारिक रूप से यह घोषणा की गई कि फिरोजपुर भारत में ही रहेगा। उस समय के फिरोजपुर की अगर बात करें तो कसूर पाकिस्तान के मलिक मोहम्मद असलम कहते हैं कि मैं उन दिनों लाहौर में पढ़ता था, मेरा पूरा परिवार फिरोजपुर में ही रहता था, मेरे पिता महात्मा गांधी के समर्थक थे, हम लोग निस्बत रोड पर रहते थे। हमारे पड़ोसी लाला दूलीचंद के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध थे। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, उन पर सभी संबंधियों का दबाव था कि वे लाहौर चलें। वैसे 17 अगस्त तक यही लगता था कि फिरोजपुर पाकिस्तान में चला जाएगा, मगर उसी दोपहर रेडियो से खबर आई कि फिरोजपुर भारत में ही रहेगा। मेरे परिवार के लोगों व अन्य मुस्लिम परिवारों के लिए यह खबर अत्यंत दुखद थी। अपनी जड़ों से उखड़ने की पीड़ा तेजी व गहराई से महसूस होने लगी थी। कुछ मुस्लिम भी हमारे घर एकत्र होने लगे थे। फैसला हुआ कि सभी जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में एकत्र होंगे। लगभग 300 मर्दों, औरतों और बच्चों ने मस्जिद में पनाह ली। पुलिस स्टेशन भी वहां से करीब ही था। मेरे वालिद व कुछ अन्य बुजुर्ग सैयद अफदर, हुसैन शाह, पीर फजल आदि पुलिस स्टेशन गए। थानेदार सिरसा का एक हिंदू था, उसने हमारी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस वाले भी तैनात किए, मगर परामर्श दिया कि हम अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही वहां से निकल जाएं। वह रात बाहर से आ रही चीखों पुकार व गोलियों की आवाज सुनते सुनते कटी। आधी रात लगभग सुबह 3 बजे लाला दूलीचंद का लड़का अमरनाथ हमें देखने भी आया। उसने बताया कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और वह छिप छिपाकर हमारा पता लेने आया है। मेरे पिताजी डायबिटीज से पीड़ित थे, वह अपनी इंसुलिन लाना भूल गए थे। डायबिटीज एकाएक बढ़ने लगी तो उनकी हालत भी बिगड़ने लगी। मेरी माँ व बहनें रोने लगी। अमरनाथ उस समय वहीं था। उसने हौसला दिया और वादा किया कि वह इंसुलिन का प्रबंध करेगा। वह वहां से निकला, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। बाद में मुझे पता चला कि उसे किसी दंगाई ने गोली मार दी थी। इस बात की पुष्टि बाद में कसूर और लाहौर के अनेक लोगों ने की। अगली सुबह अब्बा की हालत बिगड़ने लगी। बार बार सबसे यही कह रहे थे कि मुझे यहीं मस्जिद में छोड़ो और तुम सब निकल जाओ। तुम लोग बचोगे तभी मुझे बचा पाओगे। मगर अम्मी अड़ गई। मलिक साहब, मैं तो आपके पास रहकर जान देना बेहतर समझती हूँ, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मगर अब्बा समझाने लगे, देखो तुम्हारे साथ 3 बेटियां भी हैं, बेटा भी है, उनके सर पर माँ और बाप में से किसी एक का तो साया बना रहे। लंबी व जज्बाती बहस के बाद आखिर तय हुआ कि अब्बा जान फिलहाल वहीं रहें और कुछ अन्य बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते थे वे भी वहीं रह जाएं। उस समय अब्बा की उम्र लगभग 51 वर्ष थी। मस्जिद के बाहर जब हम लोग निकले तो वहां पर तैनात 2 मुस्लिम पुलिस वाले भी हमारे साथ हो लिए। दोनों के पास बंदूकें थीं। तय हुआ कि हमारा काफिला हुसैनी वाला गंडा सिंह वाला के रास्ते जाएगा। मगर अभी हम फिरोजपुर से निकले ही थे कि हमारे सामने दंगाइयों का एक टोला आ टपका। उस समय हमारे काफिले में ज्यादा लोग पैदल ही थे, हालांकि 1-2 के पास मोटर बाइक भी थी और 5-10 साइकिलें भी। मगर काफिले पर हमला हुआ और कोई नहीं बच पाया। मैं बेहोश होकर एक तरफ गिर गया था। जब होश आया तो पाया मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी। अम्मी व 3 बहनों की लाशें भी उसी अंबार में शामिल थी। मेरी उम्र तब सिर्फ 13 वर्ष की थी और मेरे परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं अब्बा के पास लौट जाऊं। मैं चाहता था कि कोई तो परिवार का बड़ा मेरे पास हो, मगर डर लग रहा था वहां भी क्या पता हालात कैसी करवट ले चुके हों। तभी वहां से एक जीप गुजरी और मैंने हाथ दिया तो वे लोग रुके। मैं बुरी तरह से रो रहा था। जीप में एक अंग्रेज अफसर भी था। उन लोगों को शायद रहम आ गया और उन्होंने मुझे जीप में बैठाकर कसूर छोड़ दिया। अब कोई मुझसे पूछे कि मैंने अब तक के लगभग 64 वर्ष कैसे बिताए तो मैं क्या बताऊं। लगभग 84 वर्ष का हो चुका हूं। मुझे अमरनाथ अब तक याद आता है। लगता है वहशत 2 तरफा थी, फिर किसी एक को इल्जाम कैसे दूं। तो ये तो था हमारा संस्मरण फिरोजपुर।
इसके बाद अगले संस्मरण के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे और हमारा अगला संस्मरण रहेगा लुधियाना। अनुमति दीजिए। नमस्कार।